ओके, तो कल का लेक्चर हमने यहाँ पे खत्म किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑलरेडी लाइन चार्ज पढ़ चुके हैं और हमने कल सरफेस चार्ज देखा। सरफेस चार्ज में हमने देखा कि अगर मेरे पास एक डिस्क है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स हमारा ये एक्सप्रेशन बन के आया था, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टू द टॉप ऑफ द डिस्क। ठीक है, और अगर मैं यहां बोल देता हूं कि मेरी ये इन्फिनाइट डिस्क है, इन्फिनाइट डिस्क का मतलब अगर इसका रेडियस बहुत बड़ा है, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, तो यहाँ पे हमारा कॉस अल्फा 0 हो जाएगा, सो आई एम गोइंग टू लेफ्ट विद सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमारे पास इन्फिनाइट डिस्क है, आई कैन आल्सो कॉल दिस इन्फिनाइट डिस्क एज शीट, इसको शीट भी हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज इन्फिनाइट है, राइट। तो यहां तक हमने कर लिया कि एक इन्फिनाइट शीट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारी फील्ड बनती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाएगी, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स जाएगी। तो एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास यहाँ पे एक इन्फिनाइट शीट है, इस इन्फिनाइट शीट के ऊपर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है। मैंने इस शीट के अंदर एक होल कर दिया, ठीक है जी, एक होल कर दिया ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का एक होल कर दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम सेंटर। ठीक है जी, मुझे बताना है यहां पे फील्ड कितनी है। अब जो पोर्शन बचा है, इन्फिनाइट शीट थी उसमें मैंने एक आर रेडियस का होल कर दिया, मुझे यहां पे फील्ड बतानी है। तो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। पहले पूरी शीट का देख लो कितना है, और जो होल का जितना था उसका मुंह माइनस कर दो, जो हमने कटा हुआ पोर्शन है उसका माइनस कर दो। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन। हो गया। तो देखो, पूरी शीट के कारण, पूरी इन्फिनाइट शीट के कारण फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से माइनस कर देंगे जितना हमारे डिस्क के कारण होता है, एंड डिस्क के कारण हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। ये आंसर हो जाएगा। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस अल्फा, है ना। ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी एंड दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट। और कॉस अल्फा कितना है, ये एंगल अल्फा है, cos अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट cos अल्फा, दैट इज x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये हमारा आंसर है, दिस इज द फील्ड। क्लियर हो गया? ओके, ओके, लेट्स मूव। एक टॉपिक बनाओ, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो पहले हम लोग नॉन कंडक्टिंग शीट बना रहा हूं मैं यहाँ पे। मतलब सेम ही डायग्राम है, ये शीट है मेरे पास, बस उसको मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन वाइज दिखा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है,
तो नॉन कंडक्टिंग शीट का मतलब है बेसिकली किसी इंसुलेटर की बनी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं राइट साइड चार्ज दूंगा तो वो राइट साइड पे ही रहेगा। हाँ, अगर कंडक्टिंग होगी तो मैं अगर राइट साइड चार्ज दूंगा तो कंडक्ट होके वो लेफ्ट साइड पे भी पहुंच जाएगा और राइट साइड पे भी रहेगा, शेयर हो जाएगा चार्ज उस केस में। बट नॉन कंडक्टिंग के केस में आई कैन गिव चार्ज ओनली टू वन साइड। क्या जी समझ में आ गया? कंडक्टिंग में मैं ये नहीं कर सकता कि सिर्फ एक साइड को चार्ज दे दूं, एक को दूंगा वो दूसरे तक अपने आप कंडक्ट होकर पहुंच जाएगा। ये हमारी नॉन कंडक्टिंग शीट होती है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है तो सिर्फ एक ही सरफेस के ऊपर चार्ज है, मान लो ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो अगर मुझे यहाँ पे फील्ड चाहिए तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे भी अगर मुझे फील्ड चाहिए तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा। सही है। लेकिन अगर यहीं पे मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे पास एक कंडक्टिंग शीट है और उस कंडक्टिंग शीट के ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो मतलब दोनों तरफ सिग्मा सिग्मा ईच। इफ आई एम गिवन कि दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा ईच है, तो आई एम गोइंग टू से कि अगर मुझे यहां फील्ड चाहिए, on the right side field चाहिए, तो it will be sigma by 2 epsilon naught due to this, and also it is going to be sigma by 2 epsilon naught due to the other face। तो टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी इसके चलते? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। समझ में आ गया? एंड सिमिलरली अगर मुझे लेफ्ट साइड पे भी चाहिए होगा, यहां पे भी हमारी टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी, दोनों को मिला के 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग शीट। लेकिन अगर वहां पे आपने जितना चार्ज दिया तो डिस्ट्रीब्यूट ही होगा, वो बीच में हाफ हाफ नहीं होगा कहां पे? कंडक्टिंग। मैंने फिर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा ना मुझे इसको, तो आई विल गिव इट मोर चार्ज। अगर मुझे चाहिए कि इधर भी सिग्मा रहे इधर भी सिग्मा रहे, तो मुझे इसको डबल चार्ज देना पड़ेगा। समझ लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उतना ही चार्ज मैंने जितना इसको दिया उतना ही चार्ज दिया, नहीं, इसको मैंने डबल चार्ज दिया था क्योंकि उसने शेयर करना है। ठीक है। और हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंडक्टिंग प्लेट्स पढ़ेंगे एक टॉपिक। ठीक है। उसमें वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग शीट्स, मतलब कंडक्टिंग प्लेट्स। जब बहुत सारी कंडक्टिंग प्लेट्स हम लोग पैरेलल में रख देते हैं तो उससे क्या होगा, वी विल बी स्टडिंग इन दैट टॉपिक। अभी हम लोग बहुत बेसिक बेसिक बातें करेंगे। अभी हम लोग थोड़ी आगे इसके बाद नॉन कंडक्टिंग की थोड़ी और मैं बातें करने जा रहा हूं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पे एक शीट है, मैंने दोनों तरफ सेपरेटली चार्ज दिया। ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग है तो जो तुम राइट को दोगे वो राइट के पास रहेगा, जो तुम लेफ्ट को दोगे वो लेफ्ट के पास रहेगा। मान लो मैंने राइट पे सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी दे दी एंड राइट लेफ्ट वाले पे मैंने चार्ज डेंसिटी दे दी सिग्मा 2। अब तुमसे अगर पूछा जाए यहाँ पे फील्ड कितनी है, यू विल से सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो अवे जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एकदम सिंपल बात है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एक तरफ मैंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, सपोज मैंने यहां दे दिया पॉजिटिव सिग्मा और इधर मैंने दे दिया नेगेटिव सिग्मा, ठीक है, -3 सिग्मा दे दिया मान लो। अब तुमको पूछा जाए कि व्हाट इज द फील्ड ऑन बोथ द साइड, तो क्या आंसर होगा? यहां पे तुम बोलोगे कि इस पॉजिटिव वाले के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, और -3 सिग्मा के कारण टुवर्ड्स जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे दोबारा माइनस मत लगा देना, यहां पे वो माइनस के कारण हमने टुवर्ड्स कर दिया बस उसको। क्लियर है? तो नेट फील्ड कितनी बन जाएगी इस डायरेक्शन में, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड सिमिलरली यहां फील्ड पूछी जाए तो पॉजिटिव के कारण अवे, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड नेगेटिव वाले के कारण टुवर्ड्स, दैट इज -3, मतलब 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल कंबाइन एंड बिकम 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। या तुम ऐसा बोल लो कि टोटल चार्ज कितना है इसके पास, -3 सिग्मा प्लस सिग्मा करके -2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो -2 सिग्मा के हिसाब से सॉल्व कर दिया हमने। सिंपल है। एंड नोट कर रहे हो भी?
हाँ जी, हो गया। तो जल्दी से क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके दो मुझे। तो मेरे पास यहाँ पे 3 नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ओके, सो फर्स्ट के राइट साइड वाले पे हमने चार्ज डेंसिटी दी है सिग्मा। सेकंड के राइट पे हमने चार्ज डेंसिटी दी है 2 सिग्मा। एंड थर्ड के राइट पे हमने चार्ज डेंसिटी दी है -3 सिग्मा। यहाँ पे देखो 4 रीजन्स बन गया टोटल, 1 2 3 4। मुझे चारों रीजन्स में जल्दी से फील्ड्स का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ, नेट फील्ड कितनी है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये सिग्मा के कारण अवे जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 सिग्मा के कारण अवे जाएगी, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी, दैट इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड ये -3 सिग्मा के कारण टुवर्ड्स जाएगी, सो 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तीनों को जोड़ जाड़ के क्या बनेगा हमारे पास, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 इधर है, 2 इधर है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं, ये सिग्मा 2 सिग्मा दोनों के कारण अवे अवे जाएगा और ये -3 के कारण टुवर्ड जाएगा, मतलब तीनों राइट है इवेंचुअली। सो टोटल करके बन जाएगा 6 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर है, सिंपल। आगे बढ़े, तो ये था हमारे लिए सरफेस चार्जेस। ठीक है, तो सरफेस चार्ज समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं वॉल्यूम चार्ज को। तो हेडिंग बना लो जल्दी से, वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज, तो जैसे लीनियर चार्ज में हम लोग डेंसिटी यूज करते थे लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी था सिग्मा, एंड यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं रो। ठीक है, तो रो रहेगी हमारे लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऑब्वियसली डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। लैम्डा का कूलम पर मीटर था, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 2 केसेस, अगर तो सिग्मा यूनिफॉर्म है, ठीक है, सिग्मा कांस्टेंट है, और दूसरा केस सिग्मा नॉट कांस्टेंट, मतलब नॉट यूनिफॉर्म। अगर सिग्मा कांस्टेंट हुआ तो देन आई वुड से कि सिंपली रो इनटू वॉल्यूम कर दोगे तो तुमको चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे पास एक क्यूब है जिसकी डायमेंशन L है। ओके, इसके अंदर खूब सारा चार्ज भरा हुआ है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, मतलब रो कांस्टेंट है। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिंपली रो इंटू एल क्यूब, रो इंटू वॉल्यूम, है ना। सिमिलरली इफ आई से कि मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर जो रो है वो कांस्टेंट है, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आई वुड से कि चार्ज कंटेन्ड इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर, सिंपल इज दैट। बट अगर हमारा रो कांस्टेंट नहीं है, उस केस में वी विल सिंपली से कि रो इंटू डीवी की इंटीग्रेशन कर दोगे
तो चार्ज मिल जाएगा। लीनियर में लैम्डा डीएल की इंटीग्रेशन थी, सरफेस चार्ज में सिग्मा डीए की इंटीग्रेशन थी, यहां रो डीवी की इंटीग्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी से इसका एक एग्जांपल सॉल्व कर लो, एक एग्जांपल बना लो इसका। मेरे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है जी, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर दे रखा है अपने को, ठीक है, और जो रो है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो फिर तो रो इंटू 4/3 πr क्यूब, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। जो रो वेरी कर रहा है दैट इज वेरिंग एज रो नॉट इंटू एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है, वेयर एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो जैसे जैसे तुम बाहर जाते जा रहे हो, रेडियली बाहर जा रहे हो, तो हमारे वो इंक्रीज करते जा रही है चार्ज डेंसिटी। तो आई हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दिस स्फीयर। तो याद करो जब हमने डिस्क को सॉल्व किया था तो उसको हमने किस में डिवाइड किया था, रिंग्स के अंदर। एक सॉलिड स्फीयर को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, शेल्स में डिवाइड करते हैं, या फिर इन्फिनिट हॉलो स्फीयर्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से टोटल चार्ज चाहिए तो क्या करना होता है, सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर एक dx थिकनेस का क्या लेना है, एक शेल लेना है। शेल मतलब हॉलो स्फीयर लेना है, ठीक है जी। एंड वो जो शेल है तुम्हें उस शेल के अंदर देखना है कि कितना चार्ज कंटेन्ड है। लेट्स से वो चार्ज जो dq कंटेन्ड है, तो मुझे अगर टोटल चार्ज इन द स्फीयर चाहिए तो dq की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। वेयर dq इज गोइंग टू बी हाउ मच, रो इनटू dv। यही पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। अब ये dv, इस स्मॉल शेल की वॉल्यूम कितनी है। शेल की वॉल्यूम कैसे लिखते हो, सिंपली एरिया ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस। एरिया ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 4πx² इनटू थिकनेस दैट इज dx। तो ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो ये पूरा पूरा क्या मिल गया मुझे, dv मिल गया, राइट। तो dv इज इक्वल टू, dv मतलब वॉल्यूम ऑफ द शेल इज इक्वल टू 4πx² इनटू dx। तो रो इनटू dv, वेयर रो इटसेल्फ इज हाउ मच, रो नॉट इंटू एक्स। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, समझ में आ गया। नाउ कांस्टेंट्स बाहर निकाल लेते हैं, 4π बाहर निकाल लो, रो नॉट बाहर निकाल लो, अंदर बचा x³ dx की इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन करनी कहां से कहां तक है, 0 से लेके r। x³ का x4/4 मतलब r4/4, तो 4π रो नॉट इंटू r4/4, 4 से 4 कैंसल, माय आंसर इज पाई रो नॉट इंटू r टू द पावर। सो दिस इज द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दिस स्फीयर। ये आंसर है। हो जाएगा। कर लो नोट। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब समझो इस चीज को। हम लोगों ने अभी तक क्या चीजें के बारे में बात करी है, हम लोगों ने लाइन चार्ज सारा पढ़ लिया। लाइन चार्ज में हमने कैसे एक लाइन के ऊपर टोटल चार्ज निकालना है वो देख लिया। नॉट कांस्टेंट है तो लैम्डा डीएल की इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट है फिर तो लैम्डा इन 12 कर ही देते थे। फिर हमने टोटल चार्ज निकालने के बाद हमने फील्ड्स भी देखी अलग अलग जगह पे, है ना, कि अगर मेरे पास एक
वायर है उसकी एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस पे देख लिया, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देख लिया, इन्फिनाइट वाला भी केस ले लिया, और एक एंड के आर ऊपर भी देख लिया, बहुत अलग अलग केस देख लिए। फिर उसके बाद हमने सर्कुलर वाले आर्क्स भी देख ली, सही है। फिर हम लोग आ गए सरफेस चार्ज के ऊपर। सरफेस चार्ज में हमने डिस्क का निकाल के देख लिया, सिर्फ एक डिस्क देख लिया, एंड फिर हमने उसको इन्फिनाइट वाला केस देख लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, शीट देख लिया, राइट, यहां तक हो गया। फिर हम लोग आ गए वॉल्यूम के ऊपर, है ना। शीट के केस में भी हमने फील्ड निकाल ली थी। फिर आगे वॉल्यूम पे, अब वॉल्यूम पे हमने चार्ज निकालना देख लिया कि टोटल चार्ज कैसे निकालना है, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम क्या है, फील्ड्स निकालना, कि एक स्फीयर के बाहर फील्ड कितनी है। जैसे ग्रेविटेशन में किया था, याद है ना, स्फीयर के अंदर फील्ड का एक्सप्रेशन अलग था, बाहर जाते थे वो पॉइंट चार्ज बन जा, समथिंग लाइक दैट। वही चीजें दोबारा रिपीट करेंगे। तो सर फिर करवा दो, अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? क्योंकि हम लोग इसको गॉस लॉ से देखेंगे सारी चीजें। तो एक लॉ आएगा जो कि गॉस लॉ होगा, तो वॉल्यूम वाले ज्यादातर केसेस हम लोग गॉस लॉ से करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए पॉज देते हैं इस चीज को, हम लोग कुछ और पहले एक टॉपिक निपटा लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे, फिर फ्लक्स देखेंगे, फिर गॉस लॉ देखेंगे क्योंकि गॉस लॉ फ्लक्स पे बेस्ड होगा, एंड फाइनली फिर उसको यूज करके फिर ये जो हमने वॉल्यूम के जो हमने फील्ड्स निकालनी है वो निकालेंगे, ठीक है। तो मीनवाइल आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जल्दी से हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। These are imaginary lines. These are imaginary lines drawn to visualize the properties of electric field. Drawn to visualize the properties of electric field. ठीक है। अच्छा, काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम लोग पहले 10th क्लास पे चलते हैं। हमने 10th क्लास में एक तुमने टॉपिक पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पढ़ा हुआ है। अभी बनाना मत कुछ भी, बस मैं तुमको रिवाइज करा रहा हूं जो तुमने वहां पढ़ा हुआ है। तुमने ये सीखा हुआ है वहां पे कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है ये बार मैग्नेट का, ये साउथ पोल है ना। एक एक्सपेरिमेंट होता था, एक टेबल के ऊपर एक मैग्नेट रखी हुई है, आयरन फिलिंग्स फैला दो बहुत सारी, फिर क्या करना है, टैप करना है, पहले टैप करना है तुमने। तो वहां पे जब तुम टैप करोगे तो सारी की सारी जो वो आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है, मेरे पास भी पड़ा है वो एक्सपेरिमेंट, से काम करूंगा मैं, करके दिखा दूंगा तुम लोग, ठीक है। तो वो फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स रखोगे तो वो सारी की सारी अरेंज हो जाती है ना। और अरेंज याद करो कैसे होती थी, ऐसे अरेंज होती थी, याद है? यस सर। ऐसे अरेंज होती थी, इस तरह से ऐसे अरेंज हो जाती थी, राइट, याद आ रहा है? यस। ठीक है। और यहाँ पे ना फील्ड लाइन जो होती थी वो कॉन्टिन्यूस होती थी, वो अंदर भी होती है फील्ड लाइंस मैग्नेट के। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इस तरह से होती हैं। तो बाहर मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से, ये सब तुमने पढ़ रखा है कि फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, है ना। और इन्हीं को बनाने का एक और भी तरीका हमको बोलते थे कि एक और मैग्नेट ले लो, साउथ पोल को पास में रखोगे तो मैग्नेट यहां पे आ जाएगी, साउथ है नॉर्थ। फिर अगली बार जहां नॉर्थ था इस मैग्नेट मार्क कर लो इस नॉर्थ पोल को, फिर अगली बार फिर रखोगे तो साउथ नॉर्थ इस तरह से आ जाएगी। एंड इसी तरह से घूमते फिरते छोटी छोटी ऐसे मैग्नेट्स को रखते तुम अल्टीमेटली यहां पे पहुंच जाते हो। तो फील्ड लाइंस तुमको ऐसे मिल सकती हैं। फिर उन्हें बोला कि अगली फील्ड लाइन चाहिए तो मैग्नेट को यहां पे रख दो थोड़ा सा, अब फिर से अगली फील्ड लाइन तुमको ऐसे मिल जाएगी। मैग्नेट्स का साउथ नॉर्थ मैच करते जाओ तो यू आर गोइंग टू गेट फील्ड लाइंस। Now what do these field lines actually tell you? Field lines ये बताती हैं कि हमारे पार्टिकल का मोशन कैसा होने वाला है, कि अगर तुम इनकी प्रेजेंस में कोई एक और छोटी मैग्नेट रखते हो तो उसका मोशन बेसिकली कैसा है। अब सिमिलर कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होगा कि जैसे यहां पे नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ तक जा रही थी, वहां पे प्लस क्यू से स्टार्ट होके माइनस क्यू तक जाती है। बिल्कुल लगभग सेम कंसेप्ट होगा, इसको नोट मत करना, ये तो जस्ट पुरानी चीजें थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखते हैं क्या होगा।
लगभग लगभग सेम काम होगा कि पॉजिटिव चार्ज से हमारी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और खत्म कहां पे होंगी, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पर अगर सिंगल चार्ज है, अगर मैं बोलता हूं दुनिया में कोई चार्ज ही और नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज वन, ठीक है, इफ आई से दैट देयर इज ओनली वन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब दुनिया में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इसकी फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड। नाउ व्हाई डू वी से कि इसकी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि मैं कहीं पे भी अगर मैं एक किसी एक पॉजिटिव चार्ज को कहीं प्लेस कर दूं, यहां पे अगर मैं एक छोटा सा एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दूं, इसका मोशन बताओ कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा। ये इसको मैं पकड़ के रखा हुआ है, यहां पे मैंने एक प्लस Q1 रखा, ये इसको रिपेल करेगा, इसका मोशन ये होगा। बेसिकली फील्ड लाइंस हमको ये बता रही हैं कि अगर तुम कोई एक पॉजिटिव चार्ज को वहां रखते हो तो उसका पाथ क्या होने वाला है उसका। मैं यहां पे अगर रख दूंगा एक पार्टिकल को, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, बेसिकली ये पाथ बता रही है एक तरीके से, सिंपल है। और ये लाइंस इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं है कि मैंने तुम्हारे सामने एक चार्ज रखा और तुमको वो लाइनें दिखने स्टार्ट होगी, दिखेंगी थोड़ी ना, दोस आर इनविजिबल लाइंस, दोस आर इमेजिनरी लाइंस। वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम बना रहे हैं ताकि हम प्रॉपर्टीज पढ़ सके पार्टिकल की, फील्ड की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हम लोगों ने फील्ड लाइंस बना दी कि यहां कोई पार्टिकल रखा है तो हमको दिख रहा है पार्टिकल ऐसे जाने वाला है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि दुनिया में सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज होता, पॉजिटिव नहीं है, अब सिर्फ दुनिया में एक ही चार्ज है विच इज अ नेगेटिव चार्ज, जल्दी सोच के बता दो इसकी फीलिंग्स कैसी होंगी। अगेन इट विल बी रेडियल बट टूवर्ड्स। क्या ये क्लियर है? तो ये हो गई हमारी नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा, जैसे हम मैग्नेट की बात करते थे, मैग्नेट में तो कभी भी आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट ही नहीं करती, कभी भी नॉर्थ पोल अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, पढ़ा हुआ ना वहां पे, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे तो एग्जिस्ट कर सकता है अलग अलग, तो पॉजिटिव चार्ज सेपरेट भी एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव सेपरेट भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो वहां फीलिंग्स हमेशा इस तरह से होती थी। अगर यहां पे अगर मैं एक ही सिस्टम में प्लस को भी रख दूं, नेगेटिव को भी रख दूं, अब उसकी हम लोग फील्ड बनाने जा रहे हैं कि अगर प्लस एंड माइनस दो साइमल्टेनियसली पड़े हुए, देखो होने को तो हजार चार्जेस हो सकते हैं, हजारों के कारण भी अपनी फीलिंग्स बन सकती हैं, पर हम लोग एक का पढ़ लिया, दो का पढ़ लेंगे भी। ठीक है, बना लिया, ये जल्दी से बना लो। प्लस क्यू के लिए रेडियली आउटवर्ड्स, माइनस क्यू के लिए रेडियली इनवर्ड्स फील्ड है। ठीक है, एंड अब एक काम करते हैं, जल्दी से ट्राई करते हैं फील्ड बनाने की फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू जब हमने साथ में रखे हुए, जल्दी ट्राई करते हैं। सो इफ आई कीप प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इनकी फीलिंग्स देखो कैसी बनेगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव पे खत्म। इस चीज को मैं प्रॉपर्टीज में लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, और नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे खत्म होगी, नेवर। विच ऑल्सो मीन्स कि कभी भी क्लोज लूप हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी। ये जो मैंने क्लैरिटी दी है, ये तुमको 4-5 महीने बाद में बात करूंगा तुमसे इस बारे में, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगी, क्योंकि वहां पे चल के एक वर्ड आएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बना सकती हैं क्लोज लूप्स। पर अभी के लिए इतना नहीं सोचना, इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ऐसा मान लो, ठीक है। तो बिल्कुल ही मैग्नेट जैसी नहीं होगी इसकी फील्ड जो है, ठीक है जी। बस यहां से जाएगी, यहां से जाएंगी, यहां से, यहां से, यहां से इसमें एंटर कर रही है, तो माइनस में एंटर कर रही है, यहां से बात समझ में आ गया, और यहां फीलिंग खत्म हो जाएगी, शुरू होके खत्म भी हो रही है, लूप नहीं बन रहा है। क्या चीज क्लियर है? एकदम सिंपल है, ठीक है। एंड सिमिलरली जल्दी से ये भी एक बार बना के दिखाओ मुझे, प्लस क्यू और प्लस क्यू का कैसी फील लाइन बनेगी। तो इनकी फील लाइन ना कुछ ऐसी बनेगी,
बाहर निकलेंगी, प्लस इधर से भी प्लस क्यू, दोनों में से बाहर निकल जाएंगी सारी फील्ड लाइंस। एंड सेम अगर माइनस क्यू होंगे, सेम बनेगा आगे इन दोनों में। बस फील्ड की जो फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या कर देना, टूवर्ड्स कर देना, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सही है कि दोनों एक दूसरे की फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगे एंड बस टूवर्ड्स कर देना उसमें सारा का सारा। ठीक है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कभी भी कोई दो फील्ड लाइंस को तुम्हें इंटरसेक्ट नहीं करवाना। फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, है ना। फील्ड लाइंस क्यों नहीं कर सकते? फील्ड लाइंस क्या बताती हैं? तुम्हारा पाथ ऑफ द पार्टिकल बताती है कि वहां पे कोई पार्टिकल रखोगे वो पाथ है। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब पार्टिकल जब यहां पे रखोगे वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। मैं तुमको बोलूं ट्रैफिक लाइट पे चले जाओ, राइट भी मुड़ जाओ लेफ्ट भी मुड़ जाओ, दोनों तरफ थोड़ी जाओगे। जिधर घर है एक तरफ ही जा पाओगे। यू कैन नॉट गो बोथ द साइड साइमल्टेनियसली, है ना। तो सेम चीज है कि पार्टिकल भी एक ही साइड जा सकता है। तो मतलब जो फील्ड की डायरेक्शन है वो एक पॉइंट पे एक ही तरफ हो सकती है, या सिंपली एक मेरे पास 100 चार्जेस है, मैंने बोला इन 100 चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे बताओ फील्ड कितनी है। तुम बोलोगे सर सबका नेट निकाल के इधर आ गया, एक ही डायरेक्शन आएगी ना अल्टीमेटली नेट की। तो इसीलिए दो डायरेक्शन होनी इंपॉसिबल है, तो मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती फील्ड्स। ठीक है, फील्ड लाइंस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करवाना। ये अगेन प्रॉपर्टीज में लिखाऊंगा सारी चीजें। तो जल्दी से एक एक करके प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करते हैं। बनाओ नंबर 1, हेडिंग बना लो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एंड नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, at any point, यहां पे भी फील्ड लाइंस और भी बना सकते हो ना, यू कैन मेक एज मेनी फील्ड लाइंस एज मेनी यू वांट। एनीवेज प्रॉपर्टीज में नंबर 1 लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is tangential to field lines, is tangential to field lines। ठीक है, मतलब अगर मैं तुमको बोलता हूं कि ये मेरी फील्ड लाइन है, मैंने पूछा कि यहां पे पार्टिकल, मतलब यहां पे फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये फील्ड की डायरेक्शन है। हमेशा यही करते हैं हम लोग कि कोई भी मेरे पास एक कर्व है, किसी पॉइंट पे तुम्हें डायरेक्शन बताना है तो ऐसे ही बताते हो, है ना। जैसे मतलब मोशन में भी यही बोलते थे कि मान लो मेरा एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, किसी ने बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट, तो क्या जवाब दोगे? उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, एज सिंपल एज दैट। तो इसी सिमिलरली पार्टिकल की फील्ड की डायरेक्शन ये है। किसी ने पूछा कि इन दोनों चार्जेस के कारण पार्टिकल के ऊपर जो फील्ड बन रही है यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन। किसी ने पूछा यहाँ पे क्या है, दिस इज द डायरेक्शन। तो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा टेंजेंशियल टू फील्ड लाइंस होगी। वेरी वेरी सिंपल ऑब्वियस थिंग। तो ये बना लेना साथ में कि अगर ये फील्ड लाइन है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो हमारी ई वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये बना लो साथ में। आगे बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो जल्दी से। टू फील्ड लाइंस can never intersect each other, can never intersect each other, comma, this is because two directions of electric field at same point is not possible, क्लियर है? थर्ड पॉइंट, field lines originate from positive charge and terminate at negative charge,
आई थिंक सारे पॉइंट्स अपने आप समझ में आ रहे हैं ना सारे, है ना? तो फोर्थ पॉइंट लिखो फिर जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot form closed loops, cannot form closed loops as electric field lines cannot originate, as electric field lines cannot originate as well as terminate, as well as terminate at same charge, at same charge. ये भी पॉइंट समझ में आ गया? तो मतलब कि अगर मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन यहीं से शुरू हो गए यहीं पे खत्म नहीं हो सकती, राइट? ये गलत है। तो अगर ये काम नहीं हो सकता तो मतलब क्लोज लूप कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, काम करो, उसको डायग्राम को भी बना के साथ में काटा मार दो कि क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव पे टर्मिनेट होना पॉसिबल नहीं है, या फिर नेगेटिव से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। ना तो नेगेटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव पे खत्म हो सकता है, ना पॉजिटिव से पॉजिटिव पे खत्म, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, जिसके चलते कभी क्लोज लूप नहीं बन सकता। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये नहीं बना पाएगी कभी। फिफ्थ पॉइंट, the number of field lines, the number of field lines is proportional to magnitude of charge. ठीक है, तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक प्लस क्यू है और दूसरे केस में मैं ले रहा हूं कि हमारे पास प्लस टू क्यू है। अगर मैं यहां फील्ड लाइंस 4 फील्ड लाइंस दिखा रहा हूं तो यहां पे मैं 8 फील्ड लाइंस दिखाऊंगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल रहेंगी, उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, सिंपल है। तो वेरी सिंपल पॉइंट। अभी आ जाओ पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। if separation between field lines, if separation between field lines decreases, it indicates increase of magnitude of electric field। समझ में आया? तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यही इसी एग्जांपल को ले लो। तो जैसे हम लोग मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, अब यहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे तो जो फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप है, जैसे यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में इतना गैप है, यहां बढ़ गया गैप, थोड़ा और दूर जाओगे और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ता जाता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड कम होता जाता है ना। ऑब्वियसली जितना दूर जाओगे फील्ड कम होती है, हमको पता ही है चीज, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि जितनी फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप होता है वो तुमको बताता है कि तुम्हारी फील्ड लाइंस कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है। लार्जर द गैप वीकर द फील्ड। ठीक है, स्मॉलर द गैप स्ट्रॉन्गर द फील्ड। जैसे अब यहां पे मैंने फील्ड लाइंस यहां पे बनाई, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि यहां मेरी फील्ड लाइंस पास पास है और यहां मेरी फील्ड लाइंस में मेरा गैप बढ़ चुका है, तो आई वुड से कि यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहां पे हमारी वीक फील्ड है। ठीक है, तो जब हमारा गैप बढ़ता जाएगा तो हमारी फील्ड अकॉर्डिंगली वीक होती जाती है। क्लियर है? या एक और एग्जांपल बना देता हूं। मान लो मैंने बोला कि ये मेरी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं, ठीक है, दीज आर माई फील्ड लाइंस। मैं पूछूं ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, कहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है? 2 पे, तो E2 इज ग्रेटर देन E1।
समझ में आया? सिमिलरली मैं यहाँ पे बनाता हूँ 1 एंड यहाँ पे 2 है, तो आई वुड से E1 इज ग्रेटर देन E2 इन दिस केस। ठीक है, तो ये 6 के 6 प्रॉपर्टीज क्लियर है। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, ये आखिरी प्रॉपर्टी लिखवा दे रहा हूं, रीजन भी लिखवा दूंगा, पर ये समझ तुमको बाद में आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म पढ़ चुके होंगे या कंडक्टर्स पढ़ चुके होंगे। हाँ, मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को थोड़ा यूज करके समझा देता हूं, बट वो जो प्रॉपरली जो पूरी चीज है वो तुमको बाद में समझ आएगी, लेकिन मैं तुमको लिखवा देता हूं पॉइंट। जल्दी से लिखो 7th पॉइंट। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to surface of conductor, perpendicular to surface of conductor, full stop। ठीक है, surface of conductor should be equipotential, surface of conductor should be equipotential, and hence there is no component of electric field in tangential direction, ठीक है, तो यहां पे समझो। तो मान लो यहां पे मेरे पास एक कंडक्टर का सरफेस है, दिस इज अ सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहां पे प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो फील्ड लाइंस होगी ना, वो हमारे कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं फील्ड लाइंस। अब इसका रीजन समझा देता हूं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमने एक टर्म पढ़ी हुई है पोटेंशियल, याद है? ग्रेविटेशन में पढ़ी हुई है, सेम यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आएगा। और फिर एक चीज सोची समझी थी हमने कि जो फील्ड होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करती है। फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब जो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर्स का जो पूरा सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल होता है। ठीक है, ये सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। अब अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, मान लो ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, तो इनके बीच में फील्ड कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, कोई फील्ड ही नहीं होगी। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं यहां पे कोई दो पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इन दो में बोलता हूं कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, इनफैक्ट सारे सरफेस का ही सेम है अगर पोटेंशियल, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी फील्ड होनी चाहिए? नहीं। तो मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ भी फील्ड हो ही नहीं सकती यहां पे। तो जो भी फील्ड होगी वो सारी की सारी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ये हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अलोंग द सरफेस फील्ड हो ही नहीं सकती, तो द फील्ड कैन ओनली बी परपेंडिकुलर। तुम बोलो सर अलोंग ना हो, कहीं इधर हो जाए, अरे उसका कोई कंपोनेंट तो आएगा ना फिर इधर, इसीलिए सिर्फ परपेंडिकुलर हो सकती है। क्लियर हुआ? ठीक है, दिस विल बी मच मोर क्लियर जब हम लोग कंडक्टर्स एंड पोटेंशियल पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कल हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक बना के रख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ब्रैकेट में लिख लेना फाई। हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक।